और आज ओखला के उस इलाके में जहां दफ्तर हुआ करता है मौलाना उमर गौतम का, वहां पर रेड की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अलावा जो यहाँ का स्पेशल स्टाफ है साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, वहां का स्टाफ और यूपी पुलिस के अफसरान ने सुबह कई घंटे तक रेड जारी रखी। उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, अरे वो कौन है यार, इसका पता नहीं चल रहा चाचा कौन है। आप नाम क्या है? नाम ये कौन है? थोड़ा साहिल जाने दे यार। ये है कौन है आप? वहीं ये वहीं थे क्या? आईडीसी से इनका ताल्लुक है? थोड़ा साहिल अरे क्या आपका आईडीसी से कोई कनेक्शन है क्या? कुछ सामान लिया है क्या? मेरे साथ चल क्या है? आप बीडी से हैं भाई साहब या दिल्ली पुलिस से ही हैं? अच्छा। यूपी पुलिस के अफसरान ने सुबह कई घंटे तक रेड जारी रखी। उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं यूनाइटेड अगेंस्ट रेप के नदीम खान। नदीम भाई, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज पुलिस ने रेड की, बहुत देर तक चलता रहा पूरा प्रकरण, इन्होंने क्या जारी किया है, क्या पुलिस को मिला है और ये क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, आज जो रेड हुई वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की तरफ से रेड थी, जो कि मौलाना उमर गौतम साहब के घर पे बटला हाउस में, और बटला हाउस में ही उनके आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के ऑफिस में रेड करी गई। और इस रेड में तकरीबन 9-8 बजे के आसपास ये रेड शुरू हुई थी और उसके बाद ये रेड 1 बजे तक चली। और उसके बाद उन्होंने जो मौलाना के बेटे हैं अब्दुल्ला, उनसे स्टेटमेंट भी लिए हैं और स्टेटमेंट लेने के बाद अब्दुल्ला को वापस घर भेजा है। जब वो वापस रेड करके जा रहे थे तो अब्दुल्ला को अपने साथ अपने ऑफिस खान मार्केट लेकर गए थे और उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिल्ली पुलिस की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जारी किया गया है कि जो मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर पे एलिगेशन लगे हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने उस एक संस्था का भी जिक्र किया जिससे मौलाना जुड़े हुए थे, वो संस्था लखनऊ की है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभी हम इनिशियल जांच में इसमें हैं, इनिशियल जांच में हैं और जो फाउंडेशन थी लखनऊ की उसका एड्रेस और डिटेल उसमें उन्होंने डाला है। बाकी उन्होंने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। तो सवाल ये है यहीं से हमारे आपके सोचने का कि जो स्टेटमेंट है दिल्ली पुलिस का, वो कहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल गो ऑन, but the media which is running the statement, it is like that कि they have got the paper of dealings of the crore rupees and the lakh rupees, but when you will check it out the statement of the direct enforcement directorate, then you will find there is nothing in that statement. They are just informing कि we raid on the premises of IDC in Delhi as well as the residence of Maulana Umar Gautam, and they mentioned कि there is some address and he is connected with some foundation which have that CRA in Lucknow। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस तरह एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो हमेशा राइट विंग को कंट्रोल करता है और हमेशा इस तरह के मुद्दों पर भावनात्मक बहाव की बातें करता है और उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति वाला माहौल बनाता है, वो इस तरह से उसको पोस्ट कर रहा है कि लग रहा है कि वो मौलाना के घर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड में कौन सी ऐसी चीज मिल गई, जबकि जो स्टेटमेंट है, जो कानूनी पेपर है,
पुलिस का वो साफ कहता है कि उनको कुछ चीजें वहां पे नहीं मिली। हालांकि उन्होंने उसका कोई डिस्कशन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर आज रेड करी थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही। देखिए उस स्टेटमेंट को मैंने आपको दिखाया, आप इस स्टेटमेंट को देख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस स्टेटमेंट में कहीं भी कोई दावा नहीं है, सिर्फ एक सूचना है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि हमने यहाँ पर रेड करी थी और इस मैटर पे रेड करी थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मिला क्या कहीं कोई डिस्कशन उसका नहीं है मिलने का, कहीं कोई बात नहीं है। जो बार बार परिवार भी लगातार कह रहा है कि ये सारी चीजें बेबुनियाद आरोप हैं और सिर्फ आरोप हैं। लेकिन मीडिया का एक सेक्शन जो लगातार इन आरोपों को या आरोपियों को अपराधी बता रहा है, या खुद चीफ मिनिस्टर योगी जिन्होंने मौलाना उमर गौतम के अरेस्ट के बाद जो ब्रीफिंग करी थी मीडिया की, उसमें उन्होंने दोषी बताया था। तो सवाल यह है कि बगैर किसी अदालत के फैसला आए हुए ये लोग दोषी कैसे हो गए। और जो हम लोग डे वन से ये बात कह रहे हैं कि जो सेक्शंस मौलाना उमर गौतम साहब पर और मुफ्ती जहांगीर कासमी पर लगाए गए हैं, इन सेक्शंस पर कोई दम नहीं है। इनके बेसिस पे इनको इमीडिएट बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन उनको पता है कि कोई दूसरी चीज साबित करने के लिए नहीं है, कोई दूसरी धाराएं नहीं लगा सकते हैं। तो कभी ईडी के नाम पर, कभी फर्दर रिमांड के नाम पर, कभी किसी दूसरी तरीके के नाम से खाली हंगामा मचाया जा रहा है, जिसको मीडिया में दिखाकर वोटों को पोलराइज कर दिया जा सके और जो कोविड की नाकामी है उसको ध्रुवीकरण करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके वापसी करी जा सके सत्ता में। सिर्फ उमर गौतम इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि जब प्रोसेस इज द पनिशमेंट, हमारे यहाँ प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट है। किसी एक आदमी को अगर पकड़ लिया गया तो फिर पुलिस रिमांड भी ली जाएगी, पुलिस रिमांड के बाद वो जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा, फिर उसकी बेल होगी। हमको और आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि कोई ये घटना कहाँ से शुरू हुई। 1 तारीख को 2 लोग दासना के आश्रम में, उनको ये लगा कि जो ये दासना में जो आश्रम में यति नरसिम्हानंद हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और इनसे बातचीत करनी चाहिए। जिसमें 2 युवक, एक विपुल और दूसरा उनके ब्रदर इन लॉ, उनके साले काशिफ, जिन्होंने एंट्री करी काशी गुप्ता के नाम से, क्योंकि उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। उन दोनों को 1 तारीख को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के 3 दिन तक उनको जेल भेज दिया गया। जब उनकी बेल अप्लाई होने वाली थी तभी उनको पुलिस रिमांड में ले लिया गया और अचानक उस बीच में ये नरसिम्हानंद यति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दुनिया भर की बातें करी और धर्मांतरण का मुद्दा लाए, जिहाद का मुद्दा लेकर आए और ये तब सरकार को लगा कि ये चुनावों का एक मुद्दा बनेगा। उसके बाद डॉक्टर सलीमुद्दीन जो विपुल के गुरु थे और जिनके इंस्टीट्यूट में विपुल ने पैरामेडिकल की ट्रेनिंग ली हुई थी, उनको अरेस्ट किया गया। अब आपको ये बता दें कि उन दोनों पर पूरा हंगामा हिंदी मीडिया ने किया। आज तक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उल्टी सीधी कहानियां लिखी गई। लेकिन उनके ऊपर जो सेक्शंस लगाए गए थे वो सेक्शंस के अंतर्गत 420, 509, 129B, उसमें 7 साल से कम की सजा थी। हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी हुई है कि इन लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर 7 साल से कम की सजा होगी, उनको 2 महीने के पेरोल पर छोड़ दिया जाएगा। वो तीनों लोग जिनके बारे में 1 हफ्ते तक गाजियाबाद के सारे अखबार काले हुए जा रहे थे, वो 2 महीने के पेरोल पे आ गए और उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। उसी सीरीज में मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को अरेस्ट किया गया। फिर उन लोगों को अरेस्ट किया गया जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, डीफ एंड डम, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर उनके ऑफिस में काम करने वाले किसी लड़के को कल अरेस्ट किया गया मुरादाबाद में, फिर अरेस्ट किया गया अहमदाबाद में, बड़ौदा में। तो लगातार जिस तरह से अरेस्ट का खेल खेला जा रहा है उससे यह साबित हो रहा है कि सिर्फ इस मामले को खींचने की कोशिश करी जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर थे, एडीजी प्रशांत, उन्होंने जो मीडिया ब्रीफिंग करी थी कि एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट चल रहा है और जब कुछ समझ नहीं आता तो अब सवाल यह है कि जिस तरह से वो बातें कर रहे थे तो हमको ये समझना चाहिए क्या ये बातें जो प्रशांत यूपी पुलिस ने ब्रीफ किया था वो ब्रीफिंग क्या उन्होंने कोर्ट में दी
क्या कोर्ट के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज पेश करी जिससे सेक्शंस बढ़ाए जा सके, या कोर्ट के अंदर उन्होंने ये चीज पेश करी जिससे जो है वो दूसरे चार्जेस फ्रेम किए जा सके? जब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी ऐसा दावा नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन लगाने लायक नहीं है जिससे मौलाना उमर गौतम को सजा बड़ी करी जा सके, और ये हो गया कि अब मौलाना उमर गौतम को कल परसों में बेल मिल जाएगी, तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम इन पे एनएसए लगाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई होगी और दोषियों की संपत्ति कुर्क करी जाएगी। पहली बात कि दोषी कौन है? दोषी को दोष साबित करने का अधिकार अदालत को है, और अदालत में अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है, एक बात। दूसरी बात कि संपत्ति कुर्क करने का या संपत्ति सीज करने के अधिकार के मामले में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का खुद का फैसला सीए वाले मामले में आ चुका है कि जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है तब तक संपत्ति के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, जिसमें पूर्व आईजी दारापुरी साहब और सदफ जफर का एक केस था सीए के मामले में, इसमें भी फैसला आ चुका है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें साफ साफ ये कहा गया, मुख्य एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रदेश के मुख्य व्यक्ति की ओर से कि लोग दोषी हैं, तो क्या योगी जी को भी ये मालूम नहीं है कि ये आरोपी हैं? आरोपी को दोषी बनाने की कला केवल चुनाव के लिए उपयोग में ली जा रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो तमाम लोगों के सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदला है। कहीं कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, कहीं कोई लालच नहीं दिया गया, कहीं कोई दबाव नहीं दिया गया, कहीं कोई डराया धमकाया नहीं गया। और धर्म कोई कैसे दबाव में आके बदल लेगा? दबाव कितनी देर के लिए हो सकता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, महीनों के लिए दबाव हो जाएगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 25 भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 जो पूरा एक आर्टिकल है, वो साफ साफ ये कहता है कि देश में रह रहे किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में चलने की, उस पे पालन करने की और उसका प्रचार व प्रसार करने की, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑफ द रिलीजन, उसके धर्म के प्रैक्टिस करने की, प्रोपगेट करने की इजाजत है। एक पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल करी गई है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार अदालत को ब्रीफिंग न देकर, अदालत में कोई बात न कह के मीडिया में बातें कह रही है, वो बंद होना चाहिए। वो कल रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसमें ऑर्डर ऑन होल्ड है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार तक वो ऑर्डर आ जाएगा और सोमवार तक ही आज जो है वो उनके उमर गौतम साहब की और मुफ्ती जहांगीर की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर हम बेल फाइल करेंगे और हमको जुडिशियल प्रोसेस पर पूरा यकीन है कि उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर कासमी वापस आएंगे। और जिस तरह से बेबुनियाद बातें में कभी ईडी का नाम लिया जा रहा है, कभी उसका नाम लिया जा रहा है, अगर ईडी को कुछ प्राप्त हुआ था तो वो अपने प्रेस रिलीज में बताती कि हमने इतने लाख, इतने करोड़, इतने पैसे, इतने कौड़ी उनके घर से बरामद किए गए। कहीं कोई बरामदगी की बात ईडी ने नहीं करी। हाँ, संघ के मीडिया ने करी है। तो ये सवाल अब संघ के मीडिया से करना चाहिए कि जिस करोड़ों रुपए की वो बात कर रहे हैं वो किसने सीज किए, किसने देखे और कहां उसने देखे। और ओखला में आज जब मौलाना उमर गौतम के यहाँ ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड की गई, हालांकि मिला कुछ नहीं। जो प्रेस नोट सामने आया है उसमें यही लिखा है कि जो दस्तावेज या जिस रुपए पैसे की खोज थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन जो कुछ भोंपू मीडिया इस वक्त चला रहा है वो तमाम देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। सुबह का वो वक्त था लगभग 8:45 बजे का, 8:45 के आसपास में दिल्ली पुलिस के जवान थे, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी, यूपी पुलिस की साथ मौजूदगी थी और साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सीनियर अधिकारी थे। फिर वही कहूंगा कि मिला तो क्या मिला, था उनके पास क्या, इसका एक बड़ा सवाल और एक बड़ी पहेली बन गई है। मौके पर जैसे ही मालूम हुआ मकामी विधायक अमानतुल्लाह खान को, तो वो पहुंचे तुरंत उसी जगह जो कि आईडीसी बना हुआ है, इस्लामिक दावा सेंटर। अमानतुल्लाह खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। वहाँ की क्या सिचुएशन थी जिस वक्त आप पहुंचे, आपको कैसे इत्तला मिली थी, क्या टेरर कटाना चाहते थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग मौलाना उमर गौतम के यहाँ? देखिए, मेरे घर के 2 गली के पीछे उनका वो ऑफिस है और मैं वहाँ, जब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पुलिस वाले आए हुए हैं और वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग मेरे पास आए तो मुझे बताया, तो मैं वहाँ गया। और जाने के बाद, क्योंकि भाई मेरा विधानसभा है और मेरी जिम्मेदारी है, अगर यहाँ
कोई भी एजेंसी आएगी या कोई भी पूछताछ करेगा तो मैं वहाँ मुझे जाना चाहिए, और उसी के लिए मैं वहाँ गया था। और मैंने वहाँ जाकर उनसे पूछा कि भाई आप क्यों आए हो, किस तरह आए हो। तो उन्होंने बताया कि साहब हम ईडी से हैं और कुछ दस्तावेज़ की हमें तलाश है, और हमें तो गवर्नमेंट ने भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा। तो मैंने उनसे पूछताछ की और मैंने कहा कि भाई बिला वजह आप जो है इस तरह के माहौल को क्रिएट मत करो जिससे इलाके का पूरा माहौल ख़राब हो। वहाँ पर एसीपी थे, एसएचओ थे, मैंने उनको समझाया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले गए। जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि ईडी को वहाँ से कोई ऐसे दस्तावेज़ नहीं मिले जिनकी वो जो चाहते थे वो तलाश करना, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला। लेकिन ऐसा है अमानतुल्लाह कि जब ये पुलिस पहुंचती है, ओखला में रेड करती है आकर के, या मौलाना उमर गौतम की जहां तक बात आ रही है, मुफ्ती जहांगीर की आ रही है, जब कुछ मिला ही नहीं तो फिर उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा देना या उन पे मकोका लगा देना, इस चीज को लेकर के क्या आपकी बात हुई कुछ वकीलों से? देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और ये बीजेपी की जैसे कोरोना में जो आज हालत है वो महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से और करप्शन की वजह से, तो ये आज इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। तो इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। तो इनके पास एक हिंदू मुसलमान का एजेंडा है, किसी भी तरह से मुसलमानों पर ज़्यादती करें, जुल्म करें और वो लोगों को दिखाएं कि देखो भाई हमने जो है मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, हमने इनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और इसी बात पर वो अपने जो वोटर्स हैं उनको सेजना चाहते हैं। सिवाय पॉलिटिकल मुद्दे के कुछ नहीं है। सब जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से मीडिया के अंदर लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हमने ये किया। भाई आप 5 साल हुकूमत में रहे, आपने आवाम के लिए क्या किया? आपने कितने स्कूल बनाए? योगी जी ने कितने अस्पताल बनाए? योगी जी ने आवाम के साथ किया? योगी जी ने महंगाई के लिए क्या किया? योगी जी ने जो हिंदू भाई हैं जिनका ये वोट हासिल करते हैं उनके लिए क्या किया? उनको क्या फ़ायदा पहुंचाया? अभी तक इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो ये बता सके। सिवाय इनके पास यही है कि हमने मुसलमानों को यहाँ परेशान कर दिया, मुसलमानों को यहाँ परेशान कर दिया। तो ये एक मुद्दा है जिस मुद्दे के तहत ये सिर्फ खबरों में रहना चाहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जाएगा तो इस तरह के मुद्दे भी खुद ब खुद चले जाएंगे। सुबह में आपको इत्तला क्या मिली थी और क्या आपकी अधिकारियों से, ईडी के लोगों से या पुलिस से कोई झड़प भी हुई थी? नहीं, देखिए, इलाके में किसी को ये नहीं मालूम था कि कौन लोग हैं। इलाके में कहा कि बहुत सारी पुलिस आई हुई है, लोग आए हुए हैं। तो मैं तो वहाँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि ईडी के लोग आए हैं। मैं तो वहाँ गया, मस्जिद नूह के बिल्कुल पीछे था, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ जाकर के अंदर देखा तो उनसे ईडी के मुझे बताया कि हम ईडी से हैं और हम यहाँ छानबीन करने के लिए आए हैं, कुछ दस्तावेज़ तलाश करने आए। उनके घर भी गए थे, उनके ऑफिस भी गए थे। तो यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। आवाम ने मुझे बताया, मैं वहाँ गया था। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई मेरा इलाका है और इलाके में किसी के साथ भी कहीं कोई जुल्म अगर होगा तो हम लोग तो वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। मौलाना उमर गौतम के किसी परिवार वाले से आप टच में? मेरे बेटे से बात हुई थी। बेटे को थाने मुझे उसने बताया कि बहन का फ़ोन आया था, उसने बताया कि हमारे छोटे भाई को लेकर के गए हैं। तो मैंने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा जो दस्तावेज़ हमें मिले हैं उन पर उनके सिग्नेचर वगैरह है, उनके सामने सिर्फ उनको इसलिए कि वो सिग्नेचर कर सके जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उसलिए हमने सिर्फ उनको बुलाया है और उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया शायद, जहाँ तक मुझे मालूम।